मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल हम लोग एक नाम सुनते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो मेडिकल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आखिर क्या है। और मेडिकल का नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि शायद मेडिकल जैसे कि हम बीमार होते हैं तो इंजेक्शन लगते हैं या ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, उसमें दवाइयाँ मिलाई जाती हैं या चीर फाड़ होती है, सर्जरी होती है। तो हमारे दिमाग में मेडिकल का नाम सुनते ही ये सब बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन जब उसमें एस्ट्रोलॉजी का शब्द जुड़ जाता है तो फिर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों। मित्रों, हमारे पूर्वजों ने जिन लोगों ने भी कुंडली का, जन्म पत्रिका का निर्माण किया था, उन लोगों के ज़माने में शायद इस तरह की मेडिकल चीज़ें नहीं हुआ करती थी। हम लोग केवल आयुर्वेदिक का ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं तो वो पूर्णतः सत्य है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मतलब कि हम कुंडली के मार्फत किसी भी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। इसके बारे में पहले बहुत सा वर्णन किया गया था, लेकिन शायद उस जमाने में कुछ ऐसी बीमारियां थी ही नहीं जो कि आजकल प्रचलन में है या उनका नाम रख दिया गया, जैसे कि थायराइड रख दिया गया है, कैंसर रख दिया गया है, या बहुत सारी दिमागी बीमारियां होती हैं। वो उस जमाने में बीमारियां प्रचलन में नहीं थी, या यूँ कह लीजिए कि शायद वैज्ञानिकों ने या किसी अन्य लोगों ने या वैद्यों ने उसको डायग्नोस नहीं कर पाए थे। तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, और कुंडली के मार्फत हम उस मेडिकल संबंधित जो समस्या जातक को आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, ग्रह कितने अंश का होना चाहिए या ग्रह कितने डिग्री का होना चाहिए, किसका किसका संयोजन आपस में हो, इसके मार्फत हम आप लोगों को फ्यूचर में बीमारियों के बारे में बताएंगे। हमारे पूर्वजों ने नवग्रह और 27 नक्षत्रों के बारे में हमको बहुत विस्तार से बताया गया है। एक एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 27 चरण होते हैं। तो मोटा मोटा मान लीजिए कि एक राशि को 9 चरण दिए गए हैं। उसमें भी पहले हम लोग नक्षत्रों के साइन देखते थे, उसके आधार पर कुछ करते थे। अब सारे ग्रहों को हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, यूँ कह लीजिए कि जो भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको पहले से ही, बहुत पहले से ही हमारे पूर्वजों ने उनके बारे में बताया था। लेकिन जैसे कि आपने सुना कि सूर्य हृदय का कारक होता है, या मंगल खून का कारक होता है, या बुध स्किन संबंधी समस्याएं देता है। लेकिन स्किन संबंधी समस्याएं क्या देगा, या हार्ट, सूर्य खराब है, सूर्य मान लीजिए नीच का है, तो हमने कह दिया कि सूर्य खराब है तो हो सकता है कि आपको हृदय संबंधी समस्याएं रहें। लेकिन मित्रों, आपको भी पता है कि पूरे वर्ष में पूरा 1 साल तो सूर्य नीच में रहता ही है। और फिर हम सुनते हैं कि सूर्य हमारा कमजोर होगा, तो हम मान लेते हैं कि 1, 2, 3 डिग्री तक का थोड़ा कमजोर होगा, या 28, 29, 30 अंश तक का सूर्य कमजोर होगा। तो ऐसा नहीं है ना कि इतने लोगों को हृदय की समस्या होती है, या खून की समस्या इतने लोग होती है, या फिर स्किन संबंधी समस्याएं बुध के खराब होने की वजह से होती है। नीच का हो, या अस्त हो, या मंदा हो, या किसी पाप प्रभाव की दृष्टि पड़ रही हो, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब उसी जगह पर जो हमको बताया गया है कि मंगल अगर यहाँ बैठेगा तो उसको हृदय संबंधी समस्या आएगी, कब आएगी, कितनी आएगी, ये हम लोग नहीं कह पाते हैं। केवल हमारे जो विज्ञानी जन हैं वो ये कह देते हैं कि हाँ भाई, आपको हृदय संबंधी समस्या रहेगी। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी है, तो कुछ समस्याएं तो ऐसी हैं कि हमारे खान पान की वजह से भी बिगड़ गई हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो पर्यावरण में 50 तरह के इन्फेक्शन फैल रहे हैं, उसकी वजह से भी फैल रही है। मित्रों, मैं आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक छोटी सी चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इसको समझिए। जो हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, या जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है, या जो हमारी प्योर मेडिकल मतलब कि इंग्लिश जो दवाइयाँ आती हैं वो, अब आप ये मान लीजिए कि बीमारी अगर एक है तो चाहे हम आयुर्वेदिक इलाज कराएं, चाहे इंग्लिश इलाज कराएं, चाहे होम्योपैथिक इलाज कराएं, चाहे यूनानी कराएं, या किसी भी तरह से हम घरेलू उपचार भी करके कुछ बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो आप ये मान लो कि सबके तरीके एक ही होते हैं, बस सबका अंदाज अलग अलग होता है, या तरीका अलग अलग होता है, ये आप कह सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आपको बीपी की समस्या होगी,
तो अब आप मानो कि बीपी हमें क्यों होता है। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारी बॉडी में पोटेशियम और सोडियम की जो शरीर में अनुपात होता है वो अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो हमको बीपी होता है। मतलब कि अगर हमारी बॉडी में अगर पोटेशियम कम हो जाता है और सोडियम बढ़ जाता है तो हम बीपी की समस्या से ग्रसित हो जाते हैं। मित्रों, ऐसे तो साइंस की आप लोगों ने, बहुत लोगों ने, विद्वान जनों ने हाई स्कूल इंटर में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें तत्वों के बारे में बताया गया। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि 5 तत्व जो होते हैं शरीर के, वही तत्व पृथ्वी में भी 5 तत्व के बारे में बताया गया है, हमारे शरीर के भी 5 तत्वों के बारे में बताया गया है। अब जैसे मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी बॉडी में जब पोटेशियम कम हो जाता है और सोडियम बढ़ जाता है, तो आप ये समझिए कि पोटेशियम और सोडियम, अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो उसकी डेंसिटी सेम होती है। और साइंस का रूल है, यूँ कह लीजिए केमिस्ट्री का रूल है, या आपने आवर्त सारणी के बारे में सुना होगा, उसका ये नियम है कि सेम डेंसिटी वाले जो भी एलिमेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करते। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में पोटेशियम और सोडियम आपस में रिएक्ट नहीं करते, और उनकी मात्रा का जब अनुपात बिगड़ जाता है तो हमें बीपी होता है। अब इसका एक दूसरा नियम भी है कि यदि हम ऐसे किसी एलिमेंट का जिसकी की डेंसिटी, या यूँ कह लीजिए कि बैलेंसिंग कह लीजिए आप, डेंसिटी सब थोड़ा कम अच्छा है, बैलेंसिंग कह लीजिए कि बैलेंसिंग अगर उसकी ज़्यादा होगी तो जो कम वाले एलिमेंट से जो रिएक्शन करता है, तो जो कम वाली बैलेंसिंग का जो तत्व होता है वो क्या कहते हैं, नष्ट हो जाता है या बॉडी में कम हो जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने मदिरा का पान कर लिया, शराब का पान कर लिया, तो अब अल्कोहल की बैलेंसिंग ज़्यादा होती है, तो अब आप समझिए कि हमारी बॉडी में जो पोटेशियम की मात्रा है वो कम हो जाएगी। अब हम जब शराब का सेवन करते हैं या मदिरा का पान करते हैं लोग, तो साथ में कुछ नमक या नमकीन खाते रहते हैं, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि पोटेशियम की तो मात्रा गिर जाती है, लेकिन जो सोडियम होता है उसकी मात्रा उस अनुपात में नहीं गिरती है और हमारा बीपी बढ़ जाता है। आपने देखा होगा शराब पीने वालों को कि उनका बीपी अक्सर बढ़ जाता है शराब पीने के बाद। अब हम बात ये कहते हैं कि हम शराब नहीं पीते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो अब जैसे कि महिला वर्ग आ गया, महिला वर्ग अमूमन ये सब चीज़ों का उपयोग बहुत ना बराबर करती हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जो भी एस्टिक चीज़ें होती हैं, खटाई उटाई तेलीय चीज़ें, इनमें भी क्या कहते हैं जो तत्व मिले होते हैं उनकी बैलेंसिंग ज़्यादा होती है। वो जब उसका अधिक सेवन हम करने लगते हैं तो उसका फर्क हमारी बॉडी में पड़ जाता है। अब आप समझिए कि अब हम जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे उस दवा को लेने के लिए, तो आप ये मान लीजिए कि पोटेशियम हमारा कम हो गया था और सोडियम हमारा ये बढ़ गया था। डॉक्टर साहब हमको जो भी दवा देंगे उस दवा में पोटेशियम का मात्रा होगी वो हमें खिलाते हैं, और नमक होता है सोडियम क्लोराइड, उसको बोल देते हैं कि आप उसका सेवन कम कर दीजिए। तो हम नमक का सेवन कम कर देते हैं और पोटेशियम दवा में खा के अपने आप को तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं और हमको बीपी में लाभ मिल जाता है। अब हम यही बीमारी को लेकर हम मान लीजिए किसी वैद्य जी के पास जा रहे हैं, वैद्य जी हमसे कहेंगे आप अर्जुन की छाल खा लो, या आपसे बोलेंगे कि केला खा लो, नाना प्रकार की वो वस्तुएं बताएंगे जिसमें कि पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में होती है, और नमक खाने को कम कर देते हैं, कह देते हैं, तो हमारा बीपी आराम मिल जाता है। अब मान लीजिए वही बीमारी आप किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज जी मुझको बीपी हो गया, मैं क्या करूं? तो पंडित जी आपको बोल देंगे, ज्योतिषी जी आपको बोल देंगे कि आप बृहस्पति का व्रत रहिए। जब हम बृहस्पति का व्रत रहते हैं तो हमको नमक को मना कर दिया जाता है कि आप नमक नहीं खाएंगे पूरे व्रत के दरमियान में, और आपको शाम को केले की पूजा बता दी जाती है, और खाने के नाम पे बेसन के लड्डू खाने को बोल दिया जाता है, केला खाने को बोल दिया जाता है, पपीता खाने को बोल दिया जाता है, और पूजा के नाम पे पीपल की पूजा बताई जाती है या केले की पूजा बताई जाती है। तो मित्रों, आपको इतना तो अंदाज होगा ही ना कि पीपल, चने की दाल, मतलब कि बेसन, केले का वृक्ष, इसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारी बॉडी क्या करती है कि हम अगर 4 घंटे बाद पूरी बॉडी हमारी रिफ्रेश होती है, तो हमारी बॉडी में जो नमक होता है उसका काम होता है सर्वर का। अगर बॉडी को नमक नहीं मिलता है सर्वर को मेंटेन रखने के लिए, तो आप देखते होंगे कि अगर हमारी बॉडी में नमक कहीं भी छिपा है, सोडियम के तत्व कहीं भी बॉडी में, तो बॉडी उसको रिसाइकिल करके पेशाब या लैट्रिन के रास्ते से उसको बाहर कर देती है
और जहाँ हमारा शाम होती है, तो आपने गौर किया होगा जो व्रत में रहने वाले लोग होते हैं, अगर कुछ बीच में खाते पीते नहीं हैं तो शाम होते ही होते उनका सर्वर डाउन हो जाता है और बिल्कुल स्लो हो जाते हैं। तो मित्रों, अब आप समझ में आया ना कि सबके तरीके अलग अलग थे, लेकिन मोटिव एक था कि जो हमारे तत्व बैलेंस से बाहर हो गए थे उनको केवल बैलेंस करना था। अब आप समझ गए होंगे कि इसी को बोलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तत्वों के बात में। अब पंडित जी, आप देखो, पंडित जी आपको या ज्योतिषाचार्य जी आपको क्या कहते हैं कि बीमारी के नाम पर भी आपको नग बताते हैं, या कोई जाप बताते हैं, या कोई और भी कोई तरीके होते हैं, पद्धति, पूजा पद्धति, मंत्र पद्धति, किसी पद्धति से आपके उस ग्रह को ठीक करने का प्रयास करते हैं। अब भाग्य की बात अगर हम पूछते हैं कि पंडित जी, जो महाराज जी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, या पैसे की समस्या आ रही है, कर्जा बढ़ गया है, तो वो भी उसी उपाय के नाम पे उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे रत्न बताया, या कोई जाप बताया, कोई पूजा पद्धति बता दी, सब कुछ सेम करते हैं। तो इसका मतलब मित्रों, हमारी हेल्थ हो या वेल्थ हो, हमें जब हमारी बॉडी में जो तत्वों का अगर समायोजन जो होता है शरीर में, वो अगर बिल्कुल फिट होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम हर प्रकार से संपन्न भी होंगे और निरोगी काया के स्वामी होंगे। तो मित्रों, अब आप समझ गए कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये होगी। अब कैसे क्या है, कौन सा ग्रह किस बीमारी का प्रतिनिधित्व करता है, या हमारी बॉडी में, जैसे कि हमने कह दिया कि आपका बृहस्पति खराब है, तो आप मान लीजिए कि आपके शरीर में जो जठराग्नि है वो हमारी प्रभावित अवश्य होगी। अगर जठराग्नि आपकी प्रभावित होगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जठराग्नि अगर प्रभावित होगी तो हमें किस तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ता है। आप लोगों में जो भी विद्वान जन हमारे ज्योतिषी को जानते भी हैं, अथवा ज्योतिषी में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं, या जो इसके विद्यार्थी हैं, या जो हमारे बड़े लोग हैं, जो बहुत वरिष्ठ हैं, ज्ञानी जन हैं, तो मैं इसी संबंध में आपको बहुत जल्द सप्ताह में 1 बार 2 बार एक पूरी सीरीज चालू कर रहा हूँ कि किस बीमारी में कौन सा ग्रह कैसे इफेक्ट करता है, उसकी मैं पूर्ण जानकारी दूंगा। और मित्रों, आजकल आप ये जान सकते ही हैं कि हो सकता है कि आप विज्ञान के छात्र ना रहे हों, तो लेकिन जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो आप आजकल गूगल, यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर सकते हैं, और प्रामाणिकता के साथ मैं उन बीमारियों के बारे में आपको पूरा बताऊंगा और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का सही मायने में अर्थ क्या है, क्योंकि मेडिकल लगा हुआ है, तो मेडिकल का सही अर्थ क्या है मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। मित्रों, आप इस हमारे जो यूट्यूब चैनल बनाया है हमने, इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि भविष्य में आने वाली जो भी वीडियोस होंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। और मित्रों, इसी के साथ बहुत जल्द आपके सामने मैं फिर आऊँगा। नमस्कार।